जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट अगला करने वाले हैं। ठीक है, उसको लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। जहां जहां जीके जीएस आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, उस एग्जाम के लिए ये क्लास, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। आप धैर्य बांध करके अपना इस क्लास को लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा कहीं की, जीके प्रैक्टिस, जीएस प्रैक्टिस यहीं की। तो एमए गुरुकुल के साथ आप जुड़ जाइए और जीएस की प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए और दीजिए अपनी तैयारी को एक मजबूत धार, जिससे हो सके अपने आपके सपने साकार। तो बिना किसी टाइम को गवाए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। जो हमारी आकाश गंगा है उसको वर्गीकृत कैसे किया गया है? इस हमारी आकाश गंगा को आप दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हो। इसको क्या कहा जाता है? तो दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे से, मतलब कह सकते हो, संकेंद्रण में था। उसमें इतना घनत्व ज्यादा था, उसमें इतना घनत्व ज्यादा था, जिसके जिसके कारण घनत्व और ताप उसका अधिक होने के कारण उसमें कालांतर में विस्फोट हुआ। तो जब विस्फोट हुआ तो ये बताया जाता है कि लगभग इतने अरब साल पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले इसमें क्या हुआ? इसमें पूर्व विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के पश्चात इस विस्फोट को, ये जो ब्रह्मांड में जो विस्फोट हुआ था, इसको बिग बैंग के नाम से जाना गया। किस नाम से? तो बिग बैंग से नाम से इसको जाना गया। और ये जो बिग बैंग हुआ था ये आपका 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, जिसके बाद कालांतर में जाकर के 4.6 अरब वर्ष पहले, 6 अरब वर्ष पहले आपके जो सौर मंडल है, सौर मंडल के साथ ही जो ग्रह है वो आपके अस्तित्व में आए। ठीक है, तो कह सकते हो कि 13.7 अरब वर्ष पहले आपके ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति मानी जाती है, जिसमें आपके ब्रह्मांड में अरे अनेकों, या कह सकते हो 100 अरब आपकी आकाश गंगाएं बनी। 100 अरब एक एक आकाश गंगाएं बनी और एक एक आकाश गंगा में 100 अरब से ज्यादा तारे बने। और उनमें से एक तारा हमारा, जो हमारा सूर्य बना था, वो भी हमारा एक तारा ही था, जो हमारी एक 100 अरब आकाश गंगाओं में से, 100 अरब आपकी मंदाकिनियों में से, गैलेक्सीज में से आपकी एक आकाश गंगा है, जिसका एक तारा है सूर्य, और सूर्य के पास अपना एक परिवार है। ठीक है, तो आकाश गंगा का जो आकार है, हम कह सकते हैं कि जो हमारी हमारी आकाश गंगा है, जिसमें हमारा सूर्य है, जिसमें हमारा सौर मंडल है, जिस आकाश गंगा में, उसका आकार आपके किसके रूप में है? तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में है। 80% से ज्यादा भाग इसका, मतलब कह सकते हो, देखा जा सकता है, जो आपका सर्पिलाकार रूप में देखा गया है। ठीक है, तो कहीं आपका सर्पिलाकार रूप में इसको देखा गया है और इसको दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सर्पिलाकार गैलेक्सी इसको कहा जाता है। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है? जो हमारी आकाश गंगा है, इसका समय करने में, इसका मतलब कह सकते हो, इसका एक परिक्रमण करने में, मान लेते हैं कि ये हमारा सूर्य है। ठीक है, तो ये इसका केंद्र हुआ। इस केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है? आपको बता दें कि सूर्य जो है वो आपका पूरब से पश्चिम दिशा में हमारी आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है, और एक चक्कर लगाने में उसको लगभग लगभग कह सकते हो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर हमारी आकाश गंगा का सूर्य पूरब से पश्चिम अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर को कंप्लीट करता है। और जब ये अपने एक्सिस पर घूमता है तो लगभग 250 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चक्कर लगाता है। ठीक है, ये आपका सूर्य 25 करोड़ वर्ष में हमारी आकाश गंगा का एक चक्कर, केंद्र का एक चक्कर लगा सकता है। तो बता दूं आपको कि केंद्र से हमारा सूर्य जो है वो, उसकी दूरी जो मानी जाती है, कहा जाता है कि 30,000 प्रकाश वर्ष है। कितना है? 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है आपका आकाश गंगा के केंद्र से सूर्य की स्थिति। पूरब से पश्चिम ये चक्कर लगाता है और 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी इकाई क्या होती है? आपकी वॉट होती है। क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या होती है? वॉट होती है। एम्पियर आपकी पता है, एम्पियर किसकी होती है? तो आपकी
विद्युत विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाती है? विद्युत धारा की इकाई आपकी एम्पियर हो जाती है। कूलाम किसकी है? कूलाम आपको पता है, कूलाम जो कूलाम इकाई है वो आपकी किसकी इकाई है? ये आपकी विद्युत आवेश की, ठीक है, किसकी है? विद्युत आवेश की, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है? ये आपकी इकाई होती है आपकी कूलाम। वहीं वोल्ट की बात करता हूं तो ये आपकी वैद्युत वैद्युत विभवांतर इसको कहा जाता है, वैद्युत विभवांतर कह लीजिए, या विभवांतर की इकाई क्या होती है? आपकी वोल्ट होती है, ठीक है। वॉट क्या होती है? विद्युत शक्ति की इकाई आपकी वॉट होती है। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक हो जाता है आपका, बल का मात्रक आपका क्या हो जाता है? तो न्यूटन हो जाता है, ठीक है। न्यूटन क्या हो जाता है आपका? तो आपका बल का मात्रक हो जाता है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो आपको पता है, प्रोटॉन की खोज करने वाले आपके कौन थे? तो प्रोटॉन की खोज करने वाले आपके रदरफोर्ड थे। इतनी बात है इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त लेने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2024 तक रखा है, ठीक है। 2024 तक हम भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बना देंगे। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव की कितनी है? मैंने बताया था आपको कि 2.4 क्षेत्रफल भारत के पास संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल है। क्या है? संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल है, जिस पर लगभग 17.5% आपकी जनसंख्या क्या करती है? तो आपकी निवास करती है, ठीक है। इस पर भारत संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत की धरती पर निवास करती है, जो लगभग मानव जाति की 17% मानी जाती है, ठीक है। तो इसका बी आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो भारतवर्ष में लगभग आपके 6 लाख कितने हैं आपके? तो 6 लाख आपके 39,000 6,39,930 के करीब आपके गांव बनते हैं। तो कितने बनते हैं? 6,39,000, ठीक है, 900 आपके 900 या 932 गांव आपके बनते हैं। कहां पर बनते हैं आपके? ये आपके 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार आपके गांव में, आपके भारत में 6,39,932 गांव लगभग हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका कोई नहीं होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी? तो जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो पड़ी थी, आपको बता दें कि चार्टर एक्ट जो 1813 का चार्टर एक्ट था, उसके द्वारा भारतीय शिक्षा पर सबसे पहले 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही थी। तो कह सकते हो कि यहाँ से कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए जा रहे थे। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, जिसका अध्यक्ष आपके मैकाले को बनाया गया था। और ये जो आपका 1823 का जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाया गया था 1823, यही था कि 1 लाख रुपए को किस प्रकार से खर्च किया जाएगा। प्राच्यविद और आंग्लविद आपके दोनों यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि इनके विवाद ने भी भारतीय शिक्षा की ओर एक अंग्रेजी शिक्षा की भारतीय शिक्षा में क्या डाली? नींव डाली। जहां प्राच्यवादी चाहते थे कि भारतीयों को शिक्षा जो दी जानी चाहिए उनकी मदर लैंग्वेज में, या कह सकते हो टंग लैंग्वेज में आपकी दी जानी चाहिए, या देसी भाषा में उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन आंग्लविद चाहते थे कि भारतीयों को शिक्षा अंग्रेजी दी जानी चाहिए, भारतीय शिक्षा के साथ साथ जो भारत में जो भी भाषाएं चल रही हैं उन भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी आपकी शिक्षा दी जानी चाहिए। आंग्लविद ये चाहते थे। दोनों विवादों ने भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। तो 1813 में 1 लाख रुपए खर्च करने, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में आपके मैकाले अध्यक्ष था इसका, तो इसने भी, और आपके प्राच्य और आंग्लविद जो विवाद था इसने भी। तो कह सकते हो कि इन तीनों ने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में पढ़ने पर मजबूर किया था, ठीक है। तो तीनों का ही योगदान था। इसका डी ऑप्शन सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? आपको पता है ये 1813 का चार्टर एक्ट है। 1813 का चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए किस पर बात करनी? भारतीय शिक्षा पर खर्च की बात कही और ईसाई धर्म का प्रचार की बात कही गई,
ठीक है, किसकी? ईसाई धर्म के प्रचार की बात कहां पर की गई? भारतीय मिशनरी भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रचार के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये दोनों आपके छोड़ दिए गए, यानी चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया। बाकी कंपनी के जो अधिकार थे भारत के साथ व्यापार के, उन सभी को रद्द कर दिया गया। ठीक है, 1833 के इसका आंसर है आपका ए। 1833 में पता है आपको कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। गवर्नर जनरल बनाया गया था, विलियम बेंटिक को आपका गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इस अधिनियम के माध्यम से जो भी कंपनी का एकाधिकार था व्यापार पर, या कह सकते हो कि व्यापार था भारत के साथ, सभी व्यापारिक जो आपके एकाधिकार थे उन सभी को प्रतिबंधित कर दिया गया था इस एक्ट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत आप फूलों का अध्ययन करते हैं। वहीं आप एग्रोस्टोलॉजी, जो आपका एग्रोस्टोलॉजी है, उसके अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। उसके अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है आपका। ठीक है, वहीं अगर मैं फ्रेनोलॉजी की बात करता हूं तो फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई है, मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई का अध्ययन आपका किया जाता है, अध्ययन आप फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत करते हो। वहीं अगर पैलिनोलॉजी की बात करूं तो आपके परजीवियों का अध्ययन, पैलिनोलॉजी में आपके पराग कणों का, ठीक है, माफ कीजिएगा, पराग कणों का अध्ययन आपके पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, पराग कणों का अध्ययन। ठीक है, ये आप इसमें याद रखिएगा। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, और पैलिनोलॉजी आपकी पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन किसमें कहा जाता है? तो कीटों का अध्ययन है एंटोमोलॉजी में किया जाता है। कीटों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आप मछलियों का अध्ययन करते हैं, तो मछलियों का अध्ययन आपका किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आपका इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। ठीक है, पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो परजीवियों का अध्ययन आपका किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपका पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वहीं मेलेकोलॉजी के अंतर्गत आपको बता दें कि मोलस्का संघ के जो भी प्राणी हैं, मोलस्का संघ के प्राणी और उनके जो खोल होते हैं, तो यानी कि मोलस्का एवं उनके खोलों का अध्ययन आप किसके अंतर्गत करते हो? तो ये करते हो आप मेलेकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, इनमें से आपको बताना है। एक बात बता दूं आपको कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि पढ़ने की दृष्टि से पहला होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, एक को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ये जो काल होता है, इस काल में आपके पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर आपका इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, लिखित साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य यहाँ से नहीं प्राप्त होते हैं। और ऐसे युग में आप डाल सकते हो, किसको डाल सकते हो? तो ऐसे में आप इसको पाषाण युग को इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो पाषाण युग आपका प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण हो जाता है, जहां से पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि लिखित साक्ष्य आपके प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, वही दूसरे नंबर पर आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरे नंबर पर आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आप पाओगे कि पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य आपके मिलते हैं और उनके आधार पर इतिहास का लेखन होता है। पुरातात्विक साक्ष्य आपके हैं, और जहां लिखित साक्ष्य भी हैं, क्या है आपके? लिखित साक्ष्य भी वहां से मिले हैं। तो लिखित साक्ष्य मिले तो हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं जा सका है,
तो पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो ऐसे काल को जहां आपके पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, लिखित साक्ष्यों के आधार पर, जहां लिखित साक्ष्य मिले तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, तो ऐसे कालखंड को आप आद्य ऐतिहासिक कालखंड कहते हो। जहां आप इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को डाल सकते हो। किसको? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आपकी इसी इसी मतलब आद्य ऐतिहासिक काल से ही संबंधित है, क्योंकि वहां पे लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लिपि मिली तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। और तीसरा आता है आपका, तीसरे नंबर पर जो आता है जिसको आप ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हो, ठीक है। इसको आप ऐतिहासिक काल कहते हो जहां से पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और आपके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य और आपके लिखित साक्ष्य, और लिखित साक्ष्यों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी गया है, पढ़ा भी जा चुका है, पढ़ा भी गया है। तो ऐसे कालखंड को आप ऐतिहासिक काल कहते हो और इस कालखंड में आप वैदिक वैदिक काल के बाद का जो भी इतिहास है उसको आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें याद रखिएगा और अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता वो आपकी किससे संबंधित है? तो हो जाएगी आद्य ऐतिहासिक युग से। जहां पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर लिखने का कोशिश किया गया है इतिहास को, लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है, ठीक है, पढ़ा नहीं जा चुका है, तो पढ़ा नहीं गया है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, तो आद्य ऐतिहासिक युग में आप इसको डाल देते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों थी? गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय थे, ठीक है। गैर आर्य इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि वो नगरीय थे, और आर्यों को माना जाता है जनरली वो ग्रामीण व्यवस्था से संबंधित थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य इसलिए कहा गया था क्योंकि वो एक नगरीय सभ्यता थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात करता हूं तो इसका जो टाइम पीरियड, एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड है 2350 बीसी से लेकर के आपका 1750 बीसी तक माना गया है, ठीक है। 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के मध्य आपका सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड माना गया है, ठीक है। और ये लोग बड़े ही मतलब कह सकते हो, और इस युग को आप कांस्य युगीन आप इस व्यवस्था को या इस घाटी को, इस सभ्यता को कह सकते हो। तो इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था? इन्होंने आपका तांबे में किसको मिलाया था? तांबे में टिन को मिला करके इन्होंने कांसा बनाया था, ठीक है। तो तांबे में टिन को मिला करके इन्होंने कांसा बनाया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। गैर आर्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो सभ्यता थी वो नगरीय थी। कैसी थी? नगरीय थी। चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला। मक्का कहाँ है? तो मक्का कहाँ है? कल बताया था आपको, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है मक्का आपका सऊदी अरब में है। मक्का वो स्थान है जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का क्या हुआ था? आपका जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो जन्म इनका आपका 570 ईस्वी में होता है। कब होता है? 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आपके इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में होता है। मक्का से मदीना जाने के क्रम में 622 ईस्वी में इन्होंने एक संवत चलाया था जिसको हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। और इनकी मृत्यु, मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में आपकी मदीना में हो जाती है। इनका देहावसान आपका मदीना में हो जाता है। और मक्का मदीना को दोनों को मिलाकर के बड़ा ही इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान माना जाता है, जो आपका सऊदी अरब में पड़ता है। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है अरबों ने। किसने कहा था? अरबों ने। भारत को यूनानियों ने हिंदुस्तान कहा था। क्या कहा था? आपका हिंदुस्तान कहा था, ठीक है। यूनानियों ने हिंदुस्तान किसको कहा था? तो भारत को हिंदुस्तान कहा था। भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है, ठीक है। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अरबों ने भारत को
भारत की जनता को हिंदू कहा था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, और ये वास्को डी गामा जो भारत आने वाला पहला यूरोपीय था। और ये किस देश से था? तो ये आपका पुर्तगाल से था। भारत आने का इसका एकमात्र उद्देश्य था, कह सकते हो मसाला व्यापार। क्या उद्देश्य था इसका? तो मसाला व्यापार उद्देश्य था। यहाँ से जब ये मसाला ले जा रहा था तो ले जाने के क्रम में इसे 60% से ज्यादा मुनाफा वहां पर प्राप्त हुआ, जिस कारण से अन्य यूरोपीय देश भारत आने को प्रेरित हुए। और इसने वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जिसने भारत के वैकल्पिक मार्ग की खोज की थी, यानी कि समुद्री मार्ग की खोज इसने की थी 1498 में। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था और पहला व्यापारी था। उसके बाद तमाम व्यापारी भारत में यूरोपीय देशों के रूप में भारत में आए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो आपको पता है अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो भारत में इसका पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय बनकर के आया था। ठीक है, दूसरा कौन था? तो दूसरा आपका अल्बुकर्क था, और इसको ही आप भारत में वास्तविक संस्थापक के नाम से जानते हो। वास्तविक संस्थापक के नाम से इसको जाना जाता है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भारत में अल्बुकर्क को माना जाता है, और इसने ही भारत में विवाह की नीति को अपनाया था कि भारतीय महिलाओं के साथ पुर्तगाली विवाह करें। ठीक है, उसके बाद इसने इसने गोवा को जीता था। ठीक है, इसने गोवा को जीता था, है ना। और उसके बाद ये जो अल्मीड़ा था इसने नीले पानी की नीति को चलाया था। तो नीले पानी की नीति को किसने चलाया था? तो ये आपका अल्मीड़ा ने चलाया था। और वास्को डी गामा कौन था? तो पहला पहला पुर्तगाली था जो भारत में आया था। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो जैविक विविधता का संरक्षण बिल्कुल आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण बिल्कुल आवश्यक है, निर्धनता को घटाना बिल्कुल आवश्यक है। उपरोक्त सही इसका आंसर हो जाना चाहिए। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जो कहती है कि भविष्य की पीढ़ी जो आ रही है उनके संसाधनों में कमी किए बिना, जो भविष्य की पीढ़ी आ रही है उसके संसाधनों में कमी किए बिना आज की जो पीढ़ी है उसकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, ऐसे विकास को सतत विकास कहा जाता है। भविष्य की जो पीढ़ी आ रही है उसके संसाधनों में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए या उनके लिए कमी नहीं होनी चाहिए, और आज जो हम हैं हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लें। ऐसे विकास को आप सतत विकास के नाम से जानते हो, जिसमें जैविक विविधता का संरक्षण जरूरी है, प्रदूषण का ना होना जरूरी है, निर्धनता को घटाना भी आपका जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधोलिखित, जो आपका अधोलिखित है, अधोलिखित में से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो इनमें से कौन सी क्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन, आपका आप CO2 बाहर छोड़ते हो जबकि O2 आप अंदर ग्रहण करते हो। प्रकाश संश्लेषण में आपका ऐसा नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में आप CO2 को अंदर लेते हो, यानी कि पेड़ों के द्वारा CO2 अंदर ली जाती है, उपयोग में ली जाती है, और आपका O2 छोड़ी जाती है। जैविक पदार्थों के क्षय में आपकी CO2 निकलती है, ज्वालामुखी क्रिया में भी आपकी CO2 निकलती है। अगर मैं आपसे बात करूं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की, तो ये CO2 के माध्यम से जब O2 इससे मिलता है, यानी कि CO2 का उपयोग करके पेड़ पौधे जल के साथ क्रिया करा करके आपका C6H12O6 यानी कि क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और यही इनका खाना होता है। और इसमें आपकी O2 और आपकी एनर्जी क्या होती है? आपकी रिलीज होती है। ठीक है, और इसमें आपका थोड़ा सा H2O भी निकलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब CO2 ने H2O के साथ में रिएक्ट करा तो आपका C6H12 और O6 आपका मिल गया, यानी ग्लूकोज इन्होंने बना लिया, और यही उनका पेड़ पौधों का खाना होता है। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाती है आपकी प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। तो CO2 का उपयोग करते हैं ये जल के साथ में जब जाकर के अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? यानी कि तूतीय हिंद किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म अगर बात करूं तो 1253 में पटियाली नामक जगह पर जो कासगंज उत्तर प्रदेश में पड़ती है वहां पर इसका जन्म होता है। और ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का
राज्य कह सकते हो शासन देखा था। बलबन से लेकर के एमबीटी तक, बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक इसने शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो की बात करूं तो इसने सितार का, ठीक है, सितार और तबले का क्या किया था, आविष्कार किया था। तो सितार और तबले का आविष्कार करने वाला कौन था आपका, अमीर खुसरो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक देव जो आपके कौन थे, गुरु नानक देव आपके सिख संप्रदाय के क्या थे, ये सिख संप्रदाय के या सिख धर्म के आपके ये कौन थे, प्रवर्तक थे। तो यानी कि सिख धर्म को लाने वाले आपके गुरु नानक देव थे और ये सिखों के पहले गुरु थे। इनका जन्म 1469 में कहां पर होता है, पाकिस्तान के तलवंडी नामक जगह पर होता है, पाकिस्तान के तलवंडी नामक जगह पर होता है। ठीक है, जिसको आप नानका साहब के नाम से जानते हो, इसको आप क्या कहते हो, तलवंडी नामक जगह को नानका साहब के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो गुरु नानक देव, और गुरु नानक देव ने जो पहले गुरु थे सिखों के, इन्होंने ही आपके जो लंगर नामक व्यवस्था थी, लंगर व्यवस्था को क्या करा था, प्रतिपादित किया था। यानी कि जो कह सकते हो आप निशुल्क भोजन की व्यवस्था को लंगर कहा गया था और लंगर व्यवस्था को इन्होंने लागू किया था। ठीक है, तो कौन थे ये आपके गुरु नानक देव थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, है ना। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।